मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 8 फरवरी 2022 के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पॉइंट विथ डिटेल के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर। आपके लिए प्रश्न है, केंद्र सरकार की ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत कितने वजन वाले ड्रोन को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ये रहे आपके ऑप्शन। इसमें से आप अगर डेली फॉलो कर रहे हैं हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर तो आप फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित भीमसेन जोशी की जयंती पर प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बताइए पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा किससे, शास्त्रीय संगीत से। देखिए कथक नृत्य जो थे बहुत प्रसिद्ध थे, बिरजू महाराज, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। और पार्श्व गायन में स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया है। ओके, हाँ यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। एमपी करंट अफेयर्स जो है अब नेशनल करंट अफेयर्स के साथ आपका एमपी करंट अफेयर्स भी आएगा, और इसी एमपी करंट अफेयर्स में लता मंगेशकर पर आपको डिटेल में सारे क्वेश्चन उनके बारे में जानने को मिलेगा, तो वो भी लेक्चर आप देख सकते हैं। हाल ही में 4 फरवरी 2022 को शास्त्रीय संगीत के गायक पंडित भीमसेन जोशी की जयंती पर प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 2008 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। उन्हें उनके प्रसिद्ध रागों के लिए जाना जाता है। कौन कौन से? शुद्ध कल्याण, मियाँ की तोड़ी, पूरिया, धनसिरी और मुल्तानी। ये किसके दिए गए राग हैं? पंडित भीमसेन जोशी के। उनका संबंध किराना घराने से था। किराना घराने का नाम उत्तर प्रदेश के कैराना नामक एक छोटे से शहर पर पड़ा है। इसकी स्थापना, जो किराना घराना, इसकी स्थापना अब्दुल करीम खान के द्वारा की गई थी। अब्दुल वाहिद खान, सुरेश बाबू माने, हीराबाई बड़ोदेकर, रोशन नारा बेगम जैसे प्रसिद्ध कलाकारों ने जो थे किस घराने से थे? किराना घराने से ही थे। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत था। देखिए जो शास्त्रीय संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत, इसकी दो विधाएं हैं। कौन कौन सी? एक है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत और एक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ओके, इसमें भी अलग अलग विधाएं होती हैं, तो आपको याद रखना है। पहले तो भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत से थे और उसके बाद किस विधा से थे? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से थे। हाल ही में निम्न में से किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, चोरी चोरा कांड के 100 वर्ष हो गए हैं। हाल ही में चोरी चोरा कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद किया। चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। ओके, और यहीं पर बना है चोरा चोरी स्मारक, जिसे वर्ष 2021 में बनाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना हुई थी। एक बड़ी भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। महात्मा गांधी ने अहिंसा में अपने अटूट विश्वास के आधार पर आंदोलन के वापस लेने को उचित ठहराया था। ओके, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 4 फरवरी 2022 से प्रारंभ हो गए का राजनयिक बहिष्कार से संबंधित गलत कथन का चयन करें। ओके, बहिष्कार करने वाले देश इसमें अपना आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के साथ कई अन्य देशों ने इसका राजनयिक बहिष्कार किया है। हालांकि बहिष्कार करने वाले देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। भारत के बहिष्कार करने पर अमेरिकी सांसदों ने भारत का विरोध किया है, तो ये गलत होगा। अमेरिकी सांसदों ने, भारत ने जब इसका बहिष्कार किया तो भारत की क्या की है? उन्होंने सराहना की है। ओके, और भारत ने क्यों किया है विंटर शीतकालीन ओलंपिक का? क्योंकि जो गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था 2021 में, उसमें जो भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, तो उसमें जो चीनी जनरल था उसी को यहाँ पर मसाल लेकर खड़ा कर दिया चीन के द्वारा, इसलिए भारत ने इनका राजनयिक बहिष्कार किया।
भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनीतिक या राजनयिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने भारत के इस कदम की सराहना की है। इस आयोजन के संदर्भ में राजनीतिक बहिष्कार का सामान्य अर्थ होता है कि देश खेलों के दौरान आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधि मंडल बीजिंग नहीं भेजेंगे, परंतु इसमें राजनीतिक बहिष्कार करने वाले देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। ओके, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान आदि देशों ने इसका राजनीतिक बहिष्कार किया है, याद रखेंगे। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा 100 कीटाणुनाशक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क से संबंधित गलत कथन का चयन करें। यह कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल कोटेड एंटीवायरल फेस मास्क है। इसे फ्लेम स्प्रे पायरोलिसिस प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया गया है। इसे धोया भी जा सकता है। इसे कनाडा के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। ओके, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? डी। भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने, कनाडा के वैज्ञानिक नहीं, भारतीय वैज्ञानिक की एक टीम ने 100 कीटाणुनाशक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क विकसित किया है। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स के वैज्ञानिकों ने सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवं रेसल केमिकल्स के साथ मिलकर बनाया है। ARCI वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। इस मास्क को धोया भी जा सकता है ना, मास्क को धोया भी जा सकता है। इसे फ्लेम स्प्रे पायरोलिसिस प्रक्रिया का उपयोग करके विकसित किया गया है। PFSP में अधिक तापमान पर पदार्थ को विघटित करके नैनो पाउडर में बदला जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बजट 2022-23 में चर्चा में आई वंदे भारत के संबंध में गलत कथन का चयन करें। इसमें इंजन की आवश्यकता नहीं होगी, पर इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। बजट में घोषणा की गई है कि अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर गलत कथन क्या है? 2018। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में प्रस्तुत बजट में घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। इन ट्रेनों का प्रारंभ 2019 में किया गया था। ओके, यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। यह सेल्फ प्रोपेल्ड है क्योंकि इसमें इंजन की आवश्यकता नहीं होती। इसे डिस्ट्रीब्यूटर ट्रैक्शन पावर सिस्टम कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बत्सीराई चक्रवात निम्न में से किस महासागरीय क्षेत्र से टकराया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, हिंद महासागर से टकराया है। बत्सीराई चक्रवात हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर से टकराने के परिणाम स्वरूप कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। चक्रवात निम्न दाब क्षेत्र के आसपास तेजी से घूमती हुई वायु राशि है। वायु राशि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमती है। चक्रवात के नामकरण की प्रक्रिया क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग होती है। ओके, यह विश्व मौसम विज्ञान के तत्वाधान में किया जाता है। अभी जो इसका नाम रखा है बत्सीराई, इसका अर्थ किस भाषा में? सोना भाषा। कहाँ पर? मेडागास्कर में। इसका अर्थ क्या होता है? सहायता। सोना भाषा में बत्सीराई का अर्थ होता है सहायता। यह भाषा मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में बोली जाती है। क्लियर? हाल ही में केरल की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस निम्न में से किस देश में आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, संयुक्त अरब अमीरात। केरल के अल्लाहपुजा जिले में आयोजित होने वाली प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इस वर्ष संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खेमाह में आयोजित की जाएगी। यह बोट रेस 27 मार्च 2022 से आयोजित होगी। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल की प्रसिद्ध बोट रेसों में से एक है। 1952 में जवाहरलाल नेहरू की केरल यात्रा के बाद इस बोट रेस का नाम नेहरू बोट ट्रॉफी रेस कर दिया गया था। ओके, याद रखिएगा। हाल ही में प्रस्तुत बजट 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा हमारा क्या? सी, आपका क्या? गिफ्ट सिटी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, इसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट। ओके, एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से गुजरात सरकार द्वारा पदोन्नत एक व्यापारिक जिला है। गिफ्ट सिटी भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। गिफ्ट IFSC अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है: व्यक्तियों, निगमों और सरकारों के लिए धन जुटाना, वैश्विक कर प्रबंधन करना, वेल्थ मैनेजमेंट करना, बीमा और पुनर्बीमा को मैनेज करना, अंतर्राष्ट्रीय निगमों में विलय और अधिग्रहण की गतिविधियों को देखना। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ओके, रामानुजाचार्य वैष्णव परंपरा के प्रतिपादक थे। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में स्थित है। स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। रामानुजाचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। ओके, अद्वैतवाद ने विशिष्ट अद्वैतवाद, और माधवाचार्य थे आपके क्या, द्वैतवाद के। गलत कथन क्या होगा आपका, डी होगा। प्रधानमंत्री द्वारा 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद के मुंचिंतल गांव में स्टेचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया। यहाँ आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पर क्या है, BTS के इस टॉपिक पर रामानुजाचार्य का जो स्टेचू है, इसमें डिटेल में एक वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। फरवरी करंट अफेयर्स में वो आपको मिल जाएगी। यह रामानुजाचार्य की विशाल बैठी हुई मुद्रा की दूसरी विश्व की बड़ी प्रतिमा है। भारत के श्री पेराम्बूदर में 1017 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। वह एक वैदिक दार्शनिक, समाज सुधारक और वैष्णव परंपरा के प्रतिपादक थे। उन्हें इलाया पेरुमल के नाम से जाना जाता था। इलाया पेरुमल का अर्थ होता है दीप्तिमान। ओके, और जैसे लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं हम, तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है भगवान बुद्ध को। अपने 120 साल के जीवन में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की एवं व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देने के साथ साथ सभी वर्गों के जीवन जीने के तरीके को समझा। समाचारों में चर्चा में रही ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा से संबंधित कथनों पर विचार करके सही कथन का चयन करें। ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा गुंटूर पाउली के द्वारा दी गई थी। ब्लू इकोनॉमी से तात्पर्य केवल मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना। ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत समुद्री खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देना। ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत सिर्फ बंदरगाहों का विकास करना। देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, सही कथन होगा ए। जहां कहीं भी आपको केवल, सिर्फ, ठीक है, ये शब्द मिल जाते हैं, उनसे आप समझ जाइए कि ऑप्शन अपने आप गलत है ना। समुद्री, ब्लू इकोनॉमी का मतलब है पूरे ओवरऑल तरीके से हमें ये समुद्री जो संसाधन है, समुद्री जो व्यापार है, उसमें क्या करना है, उसको बढ़ावा देना है। वर्ष 2030 तक भारत सरकार के न्यू इंडिया विजन में ब्लू इकोनॉमी को विजन का 6वां आयाम बताया गया है। ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा गुंटूर पाउली ने अपनी पुस्तक द ब्लू इकोनॉमी 100 इनोवेशन 100 मिलियन जॉब्स में दी थी। ब्लू इकोनॉमी का तात्पर्य, अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ये बुक दे दी जाएगी और पूछा जाएगा किसकी है, तो याद रखिएगा गुंटूर पाउली की। ब्लू इकोनॉमी का तात्पर्य आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों का सदुपयोग करना है। ब्लू इकोनॉमी सामाजिक समावेश, पर्यावरण स्थिरता के साथ समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास के एकीकरण पर जोर देती है। समुद्री अर्थव्यवस्था का विकास मतलब बंदरगाहों को डेवलप करना, विभिन्न प्रकार के जो आपका मत्स्य उत्पादन है उसको बढ़ावा देना, जो समुद्र में पाई जाने वाली शीप होती है, समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं, मतलब ओवरऑल इसको लेकर चलना है। यह सतत विकास लक्ष्य 14 में दिखाई देती है। सतत विकास लक्ष्य 14 क्या है, तो सतत विकास लक्ष्य 14 के अनुसार महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और उनके सदुपयोग की बात की गई है। ओके, हाल ही में चर्चा में आए राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 243 के में आपको मिलेगा राज्य निर्वाचन आयोग। हाल ही में कानून और न्याय मंत्री कौन है, किरण रिजिजू।
ने राज्यसभा में बताया है कि कॉमन मतदाता सूची मतलब जो नेशनल लेवल पर हमारे पास मतदाता पहचान पत्र होता है, तो जो हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग दिल्ली में है, जिसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, पूरे देश में अगर उसे लागू करेंगे तो कॉमन मतदाता सूची कहा जाएगा। लेकिन कई राज्यों में क्या होता है, उनकी खुद की अपनी मतदाता सूची होती है, उन्होंने खुद बनाई होती है। और कई राज्य जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है, उसी की मतदाता सूची का उपयोग अपने यहाँ नगरीय और स्थानीय और पंचायती राज्य चुनावों को करवाने में करते हैं। मतदाता सूची और एक साथ चुनाव कराने के संदर्भ में प्रतिनिधि अधिनियम या जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करने की केंद्र की अभी कोई योजना नहीं है। आपने सुना होगा, चर्चा में था कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, उसके लिए क्या सरकार मतदाता सूची भी एक करने वाली है। तो ये उसी में किरण रिजिजू ने इसका जवाब दिया था कि अभी सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। प्रत्येक राज्य चुनाव आयोग को राज्य के अधिनियम द्वारा अधिसूचित किया जाता है। कुछ राज्यों के कानून राज्य चुनाव आयोग को यह अधिकार देते हैं कि वे स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा, उत्तराखंड, असम आदि राज्यों की अपनी मतदाता सूची है। यह राज्य निकाय चुनावों के लिए चुनाव आयोग की सूची का उपयोग नहीं करते हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराया जाता है। याद रखिएगा ना कि राज्य निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव कराता है, नगरपालिका और पंचायत के चुनाव कराता है। वे स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपनी मतदाता सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही चिल्का झील से संबंधित गलत कथन का चयन करें। यह भारत की पहली रामसर साइट है। इसमें मुख्य रूप से इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील केरल राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित है। हाल ही में चिल्का विकास प्राधिकरण ने लेगून के वनस्पतियों और जीवों का वार्षिक सर्वेक्षण किया है। ओके, याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है, चिल्का झील ओडिशा में है ना, ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित है। और इसके साथ आप याद रखेंगे केरल ने हाल ही में अपने पूरे जो पक्षी हैं यहाँ पर पाई जाती है 351 जो प्रजातीय पक्षियों की, उनके लिए क्या तैयार किया है, पक्षी एटलस तैयार किया है। और ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। चिल्का एशिया का सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा लेग्यून है। यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय की महत्व वाली भारत की पहली आर्द्रभूमि वेटलैंड। ओके, कब मनाते हैं वेटलैंड डे, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि रामसर कन्वेंशन जो है 2 फरवरी 1971 को ही हुआ था। ओके, इसलिए ये दिवस इसी दिन मनाया जाता है। भारत में अब टोटल कितनी रामसर साइट हो गई हैं, 49 हो गई हैं। ओके, याद रखेंगे। 2 कौन से अभी शामिल किए गए हैं, एक है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको मिलेगा यूपी में, और दूसरा है आपका खेजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको मिलेगा गुजरात में। क्लियर। चिल्का में आकर्षण का मुख्य केंद्र इरावदी डॉल्फिन है, जिन्हें सतपाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है। लेगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैले बड़े नलवाना द्वीप को 1987 में पक्षी अभ्यारण्य, सुना होगा आपने, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा आपको, ओडिशा में घोषित किया गया था। कालीजाई मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप पर स्थित है। कैस्पियन सागर, बेकाल झील, अरल सागर, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया, लद्दाख और हिमालय से यहाँ पक्षी आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अब आपको अगर राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र याद होगा तो आप इजीली इसको ले लेंगे, या क्लिक कर देंगे। कहाँ है ये, केरल में। वायनाड क्योंकि उनका क्या है, संसदीय क्षेत्र है राहुल गांधी का। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। गर्मियों की शुरुआत होते ही जंगली जानवर कर्नाटक और तमिलनाडु के निकटवर्ती वन्यजीव अभ्यारण्यों से वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य की ओर जाने लगते हैं। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यह कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुरा तथा तमिलनाडु के मधुमलाई बाग रिजर्व से लगा हुआ क्षेत्र है।
काबिनी नदी इस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती, किससे? वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य से। यह कावेरी की सहायक नदी, कावेरी की सहायक नदी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 2012 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, पहला बायोस्फीयर भी आज हमने पढ़ लिया, नीलगिरी है, और पहली रामसर साइट भी आज हमने देख ली, चिल्का झील है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए आप इन्हें याद रखिएगा। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तथा साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली कहाँ मिलेगी? केरल में। क्यों प्रसिद्ध है साइलेंट वैली? तो याद रखिएगा, अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में आए ट्रिप समझौते का संबंध निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, विश्व व्यापार संगठन या WTO से है। विश्व व्यापार संगठन में पेटेंट वेवर प्लान से भारत के बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। स्विट्जरलैंड की एक पोर्टल में यह छपा है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों का एक छोटा सा समूह भारत और चीन में दवा निर्माताओं को ट्रिप्स के तहत संभावित छूट एवं IPR दायित्व से बाहर करने के लिए सुझावों पर चर्चा कर रहा है। किसी व्यक्ति को उसके बौद्धिक सृजन के लिए दिए जाने वाले अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार या IPR कहा जाता है। किसी भी आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, नाम और चित्र, वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले चित्र या निशान आदि बौद्धिक सृजन के उदाहरण हैं। आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित अवधि, हमारे देश में 10 वर्षों के लिए है ना, अवधि उसकी बौद्धिक सृजनात्मकता के लिए विशेष अधिकार देते हैं। ट्रिप्स समझौता कॉपीराइट और इससे संबंधित अधिकारों, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतकों, औद्योगिक डिजाइन और पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन आदि के लिए सुरक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। इस समझौते के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन पर सिविल एक्शन, कॉपीराइट पायरेसी और ट्रेडमार्क जालसाजी पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है। ओके, याद रखिएगा। हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से चर्चा में आए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से संबंधित प्रश्नों में से सही कथन का चयन करें। क्योंकि भाई यहाँ पर जो चीन है उसने कम इंटरेस्ट दिखाया है और बस पाकिस्तान को टाल दिया है कि हाँ हम इसका काम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर चीनी जो इंजीनियर हैं, चीनी जो लोग काम कर रहे थे इस सीपेक में, तो उस पर उन लोगों पर हमला हुआ जो पाकिस्तान का तालिबान संगठन है उसके द्वारा। ओके, तो इस वजह से भी चीन ने यहाँ पर क्या कर दिया था, जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो रोक दिया था। चलिए तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। यह गवादर और कराची के बंदरगाह को चीन के लाहंसा प्रांत से जोड़ता है। CPEC की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की मार्शल योजना से की जाती है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक प्रमुख योजना है। इसका प्रारंभ 2015 में हुआ था। यहाँ हमें सही कथन को पहचानना है। ओके, देखो यहाँ सही नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, गलत कथन होगा। क्या होगा, गलत कथन। और गलत कथन क्या है आपका यहाँ पर, ये है राइट आंसर ए, क्योंकि बाकी 3 क्या हैं, सही हैं। चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के विकास को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक प्रमुख परियोजना है जो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है, POK से। यह परियोजना 2015 में शुरू थी। जब ये POK से गुजरने का प्लान बना था तब भारत ने इसका विरोध किया था, क्योंकि POK किसका है, हमारा है। ओके, CPEC का लक्ष्य सड़क, रेल, वायु, ऊर्जा परिवहन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना है। यह ग्वादर और कराची बंदरगाहों को चाइना के सिंजियांग प्रांत से जोड़ती है। CPEC की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की मार्शल योजना से की जाती है। आपके से जो क्वेश्चन पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में, केंद्र सरकार की ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत कितने वजन वाले ड्रोन को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है? तो राइट आंसर होगा 250 ग्राम से जो हल्के होंगे उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी।
ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको डेली क्विज मिलता है और वीडियो तथा कोई भी नई इन्फॉर्मेशन है, अगर वीडियो नहीं भी आ पा रही है तो इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। Okay friends, thanks for watching and take care.